क्योंकि यहाँ पे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी स्टडियस हैं आप। बहुत टॉपर्स का हम इंटरव्यू करते हैं, बहुत सिलेक्टेड लोग पास जाते हैं, लेकिन ऐसा रूम का मिलता है लेकिन बहुत कम। हम तो यूपीएससी करने का इधर बेनिफिट मिला आपको? बहुत बहुत बेनिफिट मिला मुझे लग रहा है। वो अपने कंटेंट के लेवल पे कोचिंग नोट्स जो भी हो क्या था स्टार्टिंग? मैंने अतुल प्रसाद जो उन वक्त चेयरमैन थे जी जी। उनका कॉन्फ्रेंस देखा था, तो मुझे उनका आइडिया लगा कि उनका मोटिव क्या है, कैसे बच्चों को लेना चाहते हैं। मतलब ये मॉक टेस्ट वाले ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बना रहे हैं क्या? तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर एक सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप लक्ष्मीकांत वगैरह स्पेक्ट्रम कितनी बार स्टडी किया होगा आपने? उन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, तो वो बुक मेरे भी हेल्प आई। आम के बारे में पूछा जाए तो महुआ लिख क्या पाया, मतलब ऐसा होता है मार्क्स, मतलब आपको लगता है कि वो सही है कि उससे रिलेटेड में कुछ भी लिखा जाए तो सही रहेगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ रिया रानी मैम है। 69 बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें मैम का जो है कि 2 सिलेक्शन हुआ है। अब 2 सिलेक्शन कैसे हुआ है? एक है फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसमें 51 रैंक लगी है, तो उसमें एक सिलेक्शन हुआ है, और एक आरओ के पोस्ट में मैम का सिलेक्शन हुआ है जो सिविल सर्विसेज वाला है। तो एक ही एग्जाम में 2 बार सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात है। तो इसे जानेंगे कि इनका क्या रणनीति रहा है और क्या स्ट्रेटेजी इनका रहा है, क्या इनके कंटेंट थे। अब देख सकते हैं काफी बेहतरीन तरीके से स्टडी रूम अपना मेंटेन कर रखा है, और क्या क्या चीजें फॉलो करा इस एग्जाम क्रैक करने के लिए। इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं, तो इकोनॉमिक्स वाले जो आप लोगों का बहुत ऐसा होता है कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो उसको क्लियर करने के लिए मैम से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए तो फिर मजा आएगा, बहुत सारी चीजें सीख के जाएंगे। और इस चैनल को ग्रो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैम सबसे पहले कांग्रेचुलेसन। थैंक यू सो मच। थोड़ा अपने बारे में पहले बता दीजिए आप। मेरा नाम रिया रानी है। मेरा ये बीपीएससी में पहला अटेम्प्ट था, और मेरा कॉलेज जो है कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना राजेंद्र नगर से है। वहाँ से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई की है, और 10th मैंने CSTAV मोतिहारी से किया है, और 12th सेंट जोसेफ हाई स्कूल पटना भूतनाथ में है, वहाँ से किया है। मतलब एकेडमिक आपका सीबीएसई बोर्ड से रहा है? जी जी जी। ओके, ये अटेम्प्ट कौन सा था और मीडियम क्या रहा था आपका? मेरा पहला अटेम्प्ट था बीपीएससी में। 67th का जो कैंसिल्ड हुआ था उसका मैंने री एग्जाम नहीं दिया था, तो टेक्निकली तो पहला अटेम्प्ट है। और सब्जेक्ट ऑप्शनल मेरा इकोनॉमिक्स था, दोनों में ही था इकोनॉमिक्स। अच्छा। हेलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि 78th बीपीएससी प्रीलिम्स हो चुका है और नवंबर लास्ट वीक में 69th बीपीएससी का रिजल्ट आया, और पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला सुजल कुमार उपकार ने रैंक 1 हासिल की है। उसके अलावा 100+ सिलेक्शन पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला से हुआ है। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के टीचर एंड कंटेंट क्वालिटी कितनी अच्छी है। पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला लॉन्च किया अपना सक्षम 3.0 एंड प्रथम 3.0 फाउंडेशन बैचेज इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में, जिसमें मिल रहा है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यूज एनालिसिस और भी बहुत कुछ। बैचेज की क्लासेस फ्रेंड्स 2 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, वो भी केवल 4,999 में। अगर आपको इस प्राइस में और भी डिस्काउंट अप टू 1,000 तक चाहिए तो हमारा कूपन कोड SW500 जरूर यूज कीजिएगा। फ्रेंड्स, बैचेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहां पे जाकर आप क्लिक करके इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा आपका? किस तरह का परिवार में मेंस रहा, पढ़ाई लिखाई का थोड़ा वो बताया। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में ही थे, अभी रिटायर्ड, वो सिविल सर्किल ऑफिसर से रिटायर किए हैं। और मेरी मम्मी ने भी होम साइंस से पीएचडी कर रखा है। पीएचडी कर रखी है? हाँ, तो एजुकेशनली तो रिच है मम्मी पापा दोनों ही। और उन्होंने जितनी कोशिश की हम लोगों को भी अच्छा, बहुत प्रॉपर इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया है हमेशा से, तो अच्छा रहा है। बीपीएससी को अभी उससे पहले आप ये बता दीजिए कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? क्योंकि यहाँ पे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी स्टडियस हैं आप। बहुत टॉपर्स का हम इंटरव्यू करते हैं, बहुत सिलेक्टेड लोग पास जाते हैं, लेकिन ऐसा रूम का मिलता है लेकिन बहुत कम हमको देखने को मिलता है। जी जी। नहीं, ये तो थोड़ा घर से हमको हमेशा से था कि मेरा स्टडी स्पेस जो है थोड़ा यूनिक लगना चाहिए, कि हमको बैठ के मजा आए। अच्छा। यहाँ बैठ के हमको लगे कि हाँ कुछ काम अच्छा कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा रखते हैं। और कुछ कुछ चीजें हैं कि सामने रहनी भी चाहिए, जैसे वर्ल्ड मैप है तो वो तो रहनी चाहिए। यहाँ पे भी इंडिया का मैप है, तो उस पे मैं कुछ कुछ चीजें जैसे लिखती हूँ, जैसे मुझे याद, मतलब थोड़े फैक्ट्स रिवाइज करने में मुझे दिक्कत होती है,
तो और कुछ कुछ चीजें की, जैसे ये इंटरव्यू के टाइम पे मैंने लगाया था चीफ जस्टिस और पहली फीमेल सीजेआई, ये सब कुछ कुछ चीजें हैं तो सामने रहनी चाहिए, तो वैसे सब मैंने लगाया। मेंटेन कर रखा है आपने, है ना? हाँ। जो आपने जब सोचा कि आपको करना है बीपीएससी और सिविल सर्विसेज आपको करने हैं, तो आप कहाँ से स्टार्ट करी थी? कहाँ से, मतलब वो आपने कंटेंट के लेवल पे कोचिंग नोट्स जो भी हो, क्या था वो स्टार्टिंग पॉइंट? मेरा 2019 के लास्ट तक बैचलर कंप्लीट हुआ था। जी। फिर मेरा डिसाइड हुआ कि जॉब वगैरह देखने का या कुछ थोड़ा स्टेप, क्योंकि बीए ऑनर्स से कोई जॉब नहीं मिलती है, ना हाँ। ही सिक्योरिटी मिलती है कि आपके पास स्किल है, तो मुझे लगा जॉब वगैरह देखना चाहिए। फिर कोविड आ गया तो प्लान ड्रॉप हो गया। फिर मैं सोच रही थी तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया। तो लोग स्टार्ट करने के बाद एनसीईआरटी पढ़ते हैं, मैंने पहले एनसीईआरटी पढ़ा, फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है यही करना है। तो बेसिक मेरा मोटिवेशन जो था एनसीईआरटी पढ़ के आया कि हाँ मुझसे हो सकता है। और मैंने प्रीवियस ईयर भी स्टार्टिंग में देखे थे, क्योंकि जब तक प्रीवियस ईयर नहीं देखेंगे, उस एग्जाम को समझेंगे नहीं, हम जानेंगे कैसे कि हाँ मुझसे हो सकता है, मेरे मतलब चीज है कि नहीं वो मेरे से निकलने वाली। ओके। तो आपने बीपीएससी का पीवाईक्यू देखा था उस समय? नहीं, उस वक्त बीपीएससी का नहीं देखा था। कब देखा आपने बीपीएससी के पीवाईक्यू देखना? बीपीएससी का प्रीवियस ईयर मैंने 69th में ही देखा है। 69 में हाँ, देखा बीच बीच में वो घटना चक्र वगैरह तो रेफर करते हैं तो उसमें तो हो जाता है, लेकिन प्रॉपर 69th में ही मैंने प्रीवियस ईयर देखा। ओके। कितने साल पहले का आपने पीवाईक्यू देखा था? पहले वाले पीवाईक्यू अब रिलेवेंट ही नहीं है? देखिए, मेरे पास चूंकि एक हफ्ता था एग्जाम देने से पहले, तो 60 मैंने अतुल प्रसाद जो उन वक्त चेयरमैन थे, उनका कॉन्फ्रेंस देखा था। तो मुझे उनका आइडिया लगा कि उनका मोटिव क्या है, कैसे बच्चों को लेना चाह रहे हैं। और तब मैंने देखा 68 का पेपर, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये पैटर्न जो है अब यूपीएससी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो मैंने यूपीएससी का भी प्रीवियस ईयर देखा, और क्योंकि वो पहले से कर रखा था तो उसको रिवाइज किया, और 68 को बहुत अच्छे से देखा था। तो उससे एक बतख मियाँ वाला क्वेश्चन जो था वो लकीली वो सही कर लिया मैंने। अच्छा। तो यही फायदा है प्रीवियस ईयर। उससे पहले का मैं देख नहीं पाई थी क्योंकि टाइम कांस्टेंट था, तो बहुत स्मार्ट वर्क करना था। ओके। तो आप मॉक टेस्ट लगा रही थी पीटी के लिए? हाँ हाँ। घर पे रह के या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में? घर पे। कितने मार्क्स आप लगा रही थी यहाँ पे? मेरे जो एक्चुअल मार्क्स थे पीटी में और जो घर पे आ रहे थे, उसमें अराउंड 20 to 25 मार्क्स का डिफरेंस था। घर पे कितने आ रहे थे? घर पे 50s के अराउंड आ रहे थे। मतलब ये मॉक टेस्ट वाली ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बना रहे हैं क्या? पता नहीं, उनका अप्रोच बहुत अप्रोच उनका अलग होता है। कमीशन के पास बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है क्वेश्चन बनाने के लिए, वो कुछ भी नहीं वहां पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एग्जैक्टली, बहुत सही बात बोल रहे हैं। हाँ, तो इसी वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। कोचिंग वालों पे कोई एक्शन नहीं होगा अगर कुछ भी लिख देंगे तो वो चीज वहां पे कोई समझदार है इंसान, अच्छे से पढ़ाई की है, वो गवर्नमेंट के व्यूज को समझता है, तो वहां पे एलिमिनेट करने में बहुत अच्छा वो कर पाएगा। ओके। तो आपने कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मॉक टेस्ट लगाया, कौन सा और कौन सा बेहतर आपकी नजर में? देखिए, 69th में मैंने टेस्ट सीरीज जो लगाए थे वो मुझे ध्यान नहीं है, आस्था आईएएस थे और एक एडुटेरिया था और एक परफेक्शन आईएएस था। मतलब मैंने बहुत रैंडमली उठाया था, मैंने ऐसा कोई देखा नहीं था, मुझे बस था कि बीपीएससी का कोई टेस्ट सीरीज चाहिए फुल लेंथ, और मैंने एक हफ्ते में अराउंड 7 से ज्यादा टेस्ट लगाए थे, क्योंकि उस 150 क्वेश्चन जो है उसको टैकल करना है 2 घंटे में, उसको मैं कैसे करूंगी, उसके लिए मैंने टेस्ट लगाया था, मैंने मार्क्स के लिए नहीं लगाया था। तो टेस्ट सीरीज तो मतलब उस वक्त मुझे, अभी जब मैं लगा रही हूँ 70 के लिए, तो मुझे वो सारे टेस्ट मतलब ठीक नहीं लगे थोड़े। अच्छा। हाँ, बीपीएससी के लेवल के नहीं लगे। तो लेवल ज्यादा है उस टेस्ट का या फिर कम है? उसका पैटर्न ही नहीं लगा मेरे को। हाँ, पैटर्न थोड़ा अलग सा लगा। एक मैं अभी बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला जो है उनका टेस्ट सीरीज मैंने लगाया, उन्होंने बहुत अच्छे से फ्रेम किया, हार्ड पूछा है उन्होंने, बहुत हार्ड पूछा है। वो बोलते भी हैं कि अगर हमारे टेस्ट में 55-60 आ रहा है तो हाँ, वो बोलते हैं। तो वो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो टेस्ट मुझे अच्छा लगा। मतलब वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है मुझे अच्छी लगी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में जब मेरा मेंस क्लियर हुआ था
तो बहुत सोर्सेस कम थे और बहुत दिक्कत आ रही थी। तो ओके। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि बहुत लोग थे जो बीपीएससी में पढ़ाई करते थे ट्रेडिशनल तरीके से। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो प्रीलिम्स में से स्पीडी हुसैन टाइप के वन लाइनर किताबें पढ़ लेते थे और आसानी से प्रीलिम्स हो भी जाता था। तो उनको अब समस्या कहाँ पे आ रही है कि उनका आदत तो वही बना हुआ है। तो अब चूंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, पीएससी टाइप का स्टेटमेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो किस तरीके से वहां से यहाँ शिफ्ट करेगा, मतलब क्या तरीका होना चाहिए, क्योंकि उनका तो प्रैक्टिस है नहीं कंसेप्चुअल चीजें पढ़ने का। तो उसमें आप क्या सलाह देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? पहला सलाह तो है कि अब कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, और दूसरी चीज की यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स को भी देखना है। अच्छा। हाँ, उससे आपको क्योंकि अब बीपीएससी जा भी रहा है उन्हीं के राह पे, तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर एक सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ध्यान देना है। फैक्ट तो रटना ही है, फैक्ट तो यूपीएससी में भी रटना है एक लेवल तक, लेकिन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, मतलब कि एनसीईआरटी पढ़े स्टूडेंट्स? देखिए, बुक तो स्टैंडर्ड बुक में भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर्ड हैं, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी की हो गई, दूसरी चीज स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी है। वो ज्योग्राफी के लिए तो मतलब होली बुक ही मैं समझती हूँ। उनको बहुत जितनी बार पढ़ता है आदमी, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा लगता है ये तो मतलब कुछ नया है, जबकि वो है बहुत पतली सी बुक। दोनों ही 11th की, दोनों फिजिकल एक है और एक इंडियन ज्योग्राफी है। अच्छा, आप लक्ष्मीकांत वगैरह स्पेक्ट्रम कितनी बार स्टडी किया होगा आपने? मैंने तो बहुत किया होगा, मुझे ध्यान नहीं है। फिर भी अंदाजा कितनी बार? देखिए, अगर एक एग्जाम में 3 बार भी अगर रिवीजन करते हैं एवरेज, तो मैंने 2023 में दिया यूपीएससी, 69th में मैंने रिवाइज तो नहीं किया था, लेकिन एक बार गो थ्रू किया था, तो 1, 4 और 24 में दिया, फिर तो 7 बार अप्रॉक्स रिवाइज किया है। आप इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं मैम, तो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन को आप कैसे स्ट्रॉन्ग करते हो? आपको तो मुझे जहां तक मुझे लगा ठीक ठाक इकोनॉमिक तो होगा ही, लेकिन जो एस्पिरेंट्स वहां पे लैग कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए किस तरीके का आप टिप्स दोगे? देखिए, इकोनॉमिक्स भले मैंने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन मैंने कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया है, तो वहाँ पे क्वालिटी थोड़ी इकोनॉमिक्स की, मतलब क्लासेस ठीक से नहीं होते थे, तो मैं बिहार में कहीं पे भी ठीक से नहीं होता। हाँ, तो सब यूनिवर्सिटी का वही हाल है। तो ऐसा तो नहीं कहूंगी कि मैं बिल्कुल एकदम प्रो हूँ इकोनॉमिक्स में, लेकिन जो बेसिक्स है उसमें मुझे दिक्कत नहीं आती है। तो उसको बुक एक विवेक सिंह है, जो कि मुझे बहुत बाद में पता चला प्रिपरेशन में, उन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, तो वो बुक मेरे भी हेल्प आई, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, फिर भी वो बुक मेरे हेल्प आई, तो वो एक बुक रेफर करने बोलूंगी। और इकोनॉमिक्स ऐसे हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उसमें जो टेक्निकलिटीज है उससे डर जाते हैं स्टूडेंट, उससे डरते हैं। हाँ, है ना? तो करंट अफेयर्स वगैरह के लिए किस तरीके की रणनीति था आपका? मैगजीन वगैरह को सजेस्ट करना चाहें स्टूडेंट्स को तो बताइए। करंट अफेयर के लिए तो विजन आईएएस मंथली मैगजीन अगर हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो पीटी 365 करने, अभी लास्ट ईयर 69th में भी पीटी 365 के साइंस पोर्शन से क्वेश्चंस आए थे, तो अगर मंथली मैगजीन नहीं हो रहा है तो पीटी 365 एक बार देख लें। और मार्केट में कोई भी मैगजीन, क्योंकि मैगजीन सारी मतलब एक दूसरे का कवर कर ही लेते हैं, अगर कुछ छूट गया तो दूसरे में कवर कर लेते हैं, तो मैगजीन कोई भी एक मार्केट से उठा सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। हाँ। ओके, बिहार स्पेशल के लिए वही क्राउन या फिर कुछ दूसरा आपने पढ़ा था? मैंने लास्ट टाइम बिहार स्पेशल में क्राउन का जो पहला पेज है उसको बहुत अच्छे से किया था, और बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है मैंने नोट्स बनाए थे, उसको मैंने यूट्यूब से किया था, करंट अफेयर यूट्यूब से। हाँ। कौन सा चैनल है बताइए, स्टूडेंट्स को याद आ रहा है? नहीं, याद तो नहीं। चलिए कोई बात नहीं, रैंडम ही था वो। अच्छा, रैंडम था, जो टाइटल है वो सर्च करके। मतलब अब ध्यान तो 1 साल पहले की बात है वो। जी बिल्कुल। अब मेंस के लिए बताइए आपने क्या रणनीति अपनाया था मैम? मेंस में किस तरीके का आपका मतलब एक प्लान होता था कि हमको इस तरीके से मेंस का, और खास करके आंसर राइटिंग को लेकर? मेंस में मेरा जो प्रिपरेशन था वो प्रीवियस ईयर के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा था, उसके बाहर, क्योंकि मेरा बीपीएससी में ऐसा अप्रोच रहा है कि मैंने बहुत डिफाइन किया, बहुत
कुछ ही चीज पढ़ी लेकिन उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। और मेंस में तो है भी कि टॉपिक्स डिफाइंड है, उसके आसपास की सारी चीजें पढ़नी है। तो उसमें प्रीवियस ईयर का मैंने 2 बुक उठाया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन था उस बुक में। तो खुद से पहले आई थिंक 3-4 साल का मैंने पेपर का क्वेश्चन लिखा था कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो उससे मेरा सबकॉन्शियस में गया कि क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं किस किस टॉपिक से पूछ रहे हैं। तो वो स्टार्टिंग में किया, फिर मैं बुक लेकर आई, उस सारे क्वेश्चंस को मैं नोट्स वोट्स बनाने लगी। उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया मैंने। टेस्ट सीरीज मुझे बहुत हेल्प किया था। और टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग में मैं लिख नहीं पा रही थी बैठ के, तो मैं देख के, मैं तो आंसर लिख रही थी लेकिन कुछ अगर चीज मुझे याद नहीं आ रही थी तो देख के लिख लेना है, मेरा अप्रोच ये था। मतलब देख के लिखती थी, नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में, जैसे हाँ स्टार्टिंग में कुछ कुछ चीजें होती हैं कि हम एक तो घबराए हुए हैं कि हमें लिखना भी है और ऊपर से कुछ चीजें याद भी नहीं आ रही तो और घबराहट होती है। तो मैं स्टार्टिंग में कोशिश करती थी ठीक है अगर नहीं आ रहा है तो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हार्श तो खुद पे स्टार्टिंग में होना नहीं है, क्योंकि स्टार्ट ही कर रहे हैं। अगर आप उसी वक्त बाधाएं अलग अलग सी आएंगी तो स्टार्टिंग में मैं फिर देख के लिखने लगी। फिर मुझे लगा कि ठीक है नहीं अब मुझे खुद से लिखना है। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे छूट भी जाते थे, जैसे 4 पॉइंट लिखना, उसका अंदर का एक्सप्लेन करना है। तो पॉइंट्स आते थे लेकिन उसके अंदर का एक्सप्लेनेशन नहीं आता था, तो उसको मैं लीव कर देती थी। फिर उसको जब खुद से इवैल्यूएट करती थी तब फिर उसको चेक करती। किस तरीके से लिखती थी आंसर आप? माने फॉर्मेटिंग वगैरह क्या होता था आपका? कुछ इमेजेस वगैरह डायग्राम क्या मतलब उसमें रखते थे आप? कुछ जहाँ जरूरत होती थी, जहाँ हो पाता था मैं वहां करती थी। फालतू में हर जगह नहीं करना है, कि जहाँ जरूरत ही नहीं है वहां नहीं करना है। जैसे हिस्ट्री का आर्ट एंड आर्किटेक्चर जैसे क्वेश्चंस हैं, वहां पे जरूरत है तो वहां करनी चाहिए। और जहाँ टेबल्स वगैरह की जरूरत है वहां पे भी करनी चाहिए। और ज्योग्राफी और इमेजेस वगैरह हाँ ज्योग्राफी तो मस्ट है कि अगर जैसे 69th में मॉनसून पे क्वेश्चन पूछा गया था तो वहां पे मैंने मैप बनाया था कि 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं, तो मैंने एरोज वगैरह मैप पूरा बना के सब डिपिक्ट किया था। तो जहाँ जरूरत है, क्योंकि मुझे टेस्ट सीरीज में मिल रहा था कि आप यहाँ पे भी बनाइए यहाँ पे भी बनाइए, तो हर सारे क्या बोलते हैं सजेशन को नहीं अपनाना नहीं चाहिए। बहुत सारे सजेशन मिलते हैं आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि एग्जाम में भी जाके वही है कि आपका खुद का दिमाग चलाना है। वहां पे तो कोई बताएगा नहीं कि यहाँ नहीं करना है यहाँ नहीं करना है, तो सुनना भी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, वो टेस्ट लिया ही इसीलिए कि उनका बात। अच्छा, मेंस के एग्जाम में, रियल एग्जाम में कोई क्वेश्चन वगैरह छोड़ा था कि सारा लिखा था आपने? नहीं, मैंने सारा लिखा था। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको कैसे लिखा था? मतलब कुछ भी आप लिखा था? मैंने आम के बारे में पूछा गया तो महुआ लिख के आप आया, मतलब ऐसा होता है मार्क्स? मतलब आपको लगता है कि वो सही है कि उससे रिलेटेड में कुछ भी लिखा जाए तो सही रहेगा? उससे रिलेटेड रिलेवेंट चीज लिखनी है। मेरे साथ ऐसा हुआ था एक क्वेश्चन में कि एक वेज रिपोर्ट का करके कुछ आया था पेपर में, तो उसमें मैंने, अब उन्होंने पूछा था कि वेज रिपोर्ट का काम क्या है, ऐसा मुझे जहां तक ठीक ठीक याद आ रहा है। तो वेज रिपोर्ट मुझे 2 ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन था कि या तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करती होगी या तो WTO। तो मैंने सोचा थोड़ा और दिमाग लगाया कि ठीक है ILO लिखते, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं, और उसके नीचे वेज रिपोर्ट का एक जनरल माइंडसेट जो है कि वेज रिपोर्ट आने से हमें क्या क्या उसके फायदे होंगे, कि मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, वेजेस जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो वो जनरल पॉइंट्स मैंने लिखे थे। तो ये आउट ऑफ कुछ भी ऐसे आम को अंगूर नहीं लिखना है। अच्छा। हाँ, मतलब रिलेवेंट चीज होना चाहिए। रिलेवेंट चीज, बहुत जनरल, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है वो लिख लेंगे, उनको दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने अगर करंट अफेयर अच्छे से किया है, अगर स्टैटिक पोर्शन अच्छे से किया है तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही प्रोसेस में आपने निकाला। तो दोस्तों डेफिनेटली इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प हुई होगी। तो मैम का जो स्ट्रेटेजी रहा है, जिस तरीके का जर्नी रहा है, उस ट्रैक पर आप चल के, मतलब जो इन्होंने बताया है उस तरीके से फॉलो करके आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सपोर्ट चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैम 13 दिसंबर फिर से आप अपीयर हो रहे हो इससे अच्छी पोस्ट के लिए, है ना, BS के लिए चाहे DYSP के लिए। तो उसमें आप अच्छा करो ताकि एक बार फिर से हम आपको इंटरव्यू कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।